नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। इस समय जो क्लास चल रही थी उसके संबंध में मैं बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में चर्चा मैं कर रहा था कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है उसका गठन कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, उसके वेतन कितने हैं, उसके कार्यकाल कितने होते हैं और भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। और आज की जो क्लास है उसके संबंध में देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है ना, कि निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। देखिए ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि इस समय निर्वाचन आयोग की बहुत सारी जवाबदेही, बहुत सारी जिम्मेदारियां और कार्य जो चल रहे हैं, तो जानना चाहिए कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य अपने हैं। तो देखते हैं कि आज की जो मुख्य क्लास है वो निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है ना, देखते हैं। तो देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। तो संसद के जो भी सदन हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के सदनों के या राज्य विधानमंडल के जो सदन हैं या राज्य विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है वह मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तैयार की जाती है। इस समय जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो है पूर्ण रूप से अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो संसद के जो सदन हैं या राज्य विधानमंडल के जो सदन हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचन है या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, सभी का जो निर्वाचक नामावली है इसको तैयार करने का मुख्य कार्य कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है या निर्वाचन आयोग करता है। संसद के सदन, राज्य विधानमंडल के सदन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसका संचालन करना, ठीक है ना, उसका अधीक्षण करना, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो मुख्य रूप से जो ये कार्य उसके दिए गए हैं। देखते होंगे कि निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है राज्य में भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है। जब आप देखते होंगे पंचायत के जो चुनाव होते हैं 5 वर्ष के बाद, तो उसमें भी निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें भी आप अपने प्रांतीय निर्वाचन जो होते हैं, आयुक्त होते हैं प्रांतों में, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है और उस प्रांत में जो पंचायत चुनाव का संचालन होता है तो प्रांतीय निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से कराए जाते हैं। तो उससे भी निर्वाचन आयोग जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक चुनाव के संचालन का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। देखते हैं अन्य कार्य कौन कौन से इसके दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के और कार्य कौन कौन से हैं? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराना। तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराने का उत्तरदायित्व ये किसका है? निर्वाचन आयोग का है। तो जो परिसीमन होते हैं निर्वाचन आयोग के, तो जो परिसीमन कराता है मुख्य रूप से जैसे नए नाम को जोड़ना, ठीक है ना, और जो मृतक मतदाता हो गए हैं उनके नाम को निकालना, ठीक है ना, नए मतदाताओं को जोड़ना। तो ये सब नामावली तैयार होती है। और मुख्य रूप से देखेंगे कि ये प्रत्येक जनगणना वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद ये रूल बनाया गया है कि 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक जनगणना वर्ष के बाद जो है ये नामावली तैयार की जाएगी, परिसीमन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो परिसीमन जो कराया जाता है इसके लिए बाकायदा संविधान में प्रावधान किया गया है। संसद के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो परिसीमन आयोग है ना, परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 सन 1952 ईस्वी में, ठीक है ना।
सन 1952 ईस्वी में। और मैं बता दूं सन 1952 ईस्वी में ही प्रथम लोकसभा का चुनाव भी कराया गया था। जो लोकसभा का प्रथम लोकसभा का जो गठन कराया गया था वह 1952 में ही कराया गया था। और सबसे पहले जो परिसीमन जो भारत में हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में पहला परिसीमन हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो परिसीमन आयोग अधिनियम भी बनाया गया था इसके लिए। तो परिसीमन आयोग अधिनियम जो बनाया गया था तो 1952 में बनाया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं कि परिसीमन आयोग अधिनियम का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था, इस तरह से। तो ये परिपाटी बनाई गई कि प्रत्येक जनगणना वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष के बाद जो है परिसीमन कराया जाएगा। जो परिसीमन आयोग के मुख्य रूप से अध्यक्ष होते हैं, परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। अब तक जो परिसीमन जितनी बार हुए हैं, देखिए पहला परिसीमन जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, पहला परिसीमन, ठीक है ना। दूसरा परिसीमन जो हुआ था 1961 में हुआ था। तीसरा परिसीमन जो हुआ था 1967 में हुआ था। और चौथा जो परिसीमन हुआ था जो चौथा परिसीमन होगा वह 2026 में होगा, ठीक है ना। और ये भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगला परिसीमन जो है किस वर्ष आएगा या किस वर्ष पड़ेगा? तो 2026 में पड़ेगा। अब ये बाकायदे 1952 में पहला परिसीमन, 1961 में दूसरा परिसीमन और 1967 में तीसरा परिसीमन हुआ था। और चौथा परिसीमन जो होगा 2026 में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसके निर्वाचन आयोग के पहले कार्य हमने बताया। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराना। तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो है ये पहला कार्य है, ठीक है। और दूसरे कार्य को देखते हैं कि निर्वाचक नामावली तैयार करना, ठीक है ना। ये भी हमने बताया कि जैसे जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ना, ठीक है ना। और जो मृतक हो गए हैं मतदाता उनके नाम को निकालना। तो ये जो नामावली होती है मुख्य रूप से वो तैयार कराई जाती है। इसमें देखेंगे कि नामावली तैयार जो होती है तो मुख्य रूप से भारत का वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है ना। ये तो आप जान रहे हैं प्रॉपरली। भारत का वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह उसे मतदान का अधिकार दे दिया गया है। तो मतदान का अधिकार दे दिया गया है। यह जो 18 वर्ष की परिपाटी चली आ रही है यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था। पहले 1989 के पहले मतदाता की आयु जो है वह 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, 21 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि 1989 के पहले 21 वर्ष की जिसकी आयु पूरी होती थी वही मतदान कर सकता था। लेकिन क्या है कि इसे 18 वर्ष से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। तो इस तरह से बातें हैं। अगला, पहला हमने बताया निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, दूसरा बताया निर्वाचक नामावली तैयार करना, और तीसरा जो निर्वाचन आयोग का कार्य है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ठीक है ना। तो जो राजनीतिक दल हैं, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल भी होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एक चैनल है कि आपको कुछ मानदंड है उसके जो आपको पूरा करने होते हैं, तभी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिलता है। और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के बाद जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं जिन्हें मान्यता देने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग का है, तो निर्वाचन आयोग ही किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देता है या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देता है। तो देखते हैं राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता जो देता है, तो मुख्य रूप से इसमें शर्तें हैं कुछ, जैसे संसदीय जो चुनाव होते हैं, ठीक है ना,
या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, है ना, तो संसद का चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में कुल मतों का 4% मत मिलना अनिवार्य है। ठीक है ना। देखिए, पहली शर्त है कि जो संसदीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इन सभी चुनावों में 4% मत जो है उस दल को मिलने चाहिए। कुल मतों का 4% मत मिलना चाहिए, पहली शर्त है। तो पहली शर्त है कि 4% मत जो है उसे मिलना चाहिए। आगे क्या है, या जैसे ये तो मैंने बताया कि राज्य स्तरीय दल के रूप में संसदीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, संपूर्ण निर्वाचन में जो जितने भी मत पड़ते हैं, कुल मतों का 4% मत मिलना आपके लिए अनिवार्य होगा, है ना। किसी दल को अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता लेना है तो कुल वैध मतों में से 4% मत आपके पक्ष में पड़े हों, पहली शर्त। या लोकसभा के लिए, ठीक है ना, या लोकसभा के लिए उस राज्य में, है ना, उस राज्य में जो 25 जो सीटें हैं, 25 सीटों में से एक सदस्य का निर्वाचन होना अनिवार्य है। यानी कि जैसे लोकसभा का जो निर्वाचन होता है और उस राजनीतिक दल का जो भी मेंबर खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कह रहा है कि मुख्य रूप से जो सीटों का अनुपात है, तो लोकसभा में 25 सीटों में से एक सीटें, उस अनुपात में 25 में से एक सीटें मिलना आपके लिए अनिवार्य है, तभी जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में आपको मान्यता दी जाएगी। या जैसे हमने बताया 4% मत वैध मत, या लोकसभा में उस सीट के अनुपात में 25 में से एक सीट मिलना अनिवार्य है, या विधानसभा के लिए 30 विधायकों के अनुपात में, जैसे हमने बताया 25, इसमें 25 लोकसभा के निर्वाचन में बताया 25 के अनुपात में एक सदस्य, और विधानसभा में 30 विधायकों के अनुपात में एक विधायक, ठीक है ना, 30 विधायकों के अनुपात में एक विधायक का निर्वाचन होना अनिवार्य होगा। ये सभी शर्तें यदि आप पूरी करते हैं, ठीक है ना, तो राज्य स्तरीय दल के रूप में आपको मान्यता दे दी जाएगी। अब देखिए, किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देना है तो ये कोरम आपको पूरा करना होगा या राजनीतिक दल को पूरा करना होगा। हाँ, अब देखिए कि ये सभी कोरम आज पूरा कर लेंगे, तो जब किसी राजनीतिक दल को, जब किसी, मान लीजिए ये सभी जो फॉर्मेलिटी हैं वो आप पूरी कर लिए, उसके बाद जो है जब किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना है, तो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना है, तो मुख्य रूप से यह जो है शर्तें पूरी करनी होगी। साथ ही साथ ये भी दिया है, जब किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है ना, 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, तब उसे क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। देखिए, ये कह रहा है कि जब किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी, देखिए 4 की जो बातें कह रहा है, 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, तभी उसे क्या माना जाएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं, ये सभी जो मानदंड है इसको पूरे करने होंगे, तभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो वर्तमान समय में 8 या 9 राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, और राज्य स्तरीय दल तो बहुत हैं। जैसे आप क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है ना, तो ये राजनीतिक दल के रूप में इसे मान्यता प्रदान की जाती है। इसी तरह से और भी निर्वाचन आयोग के कार्य बताए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के अन्य कार्यों में चौथा कार्य देखेंगे कौन सा है। चौथा कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है ना। तो जो राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या राज्य स्तरीय दल हों, प्रत्येक राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। तो जो चुनाव चिन्ह होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आरक्षित चुनाव चिन्ह और अनारक्षित चुनाव चिन्ह। तो जैसा कि जानते होंगे, आरक्षित जो चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, ठीक है ना, या भारतीय कांग्रेस पार्टी जिसका हाथ का पंजा है। तो जो ऐसे चुनाव चिन्ह जो बदले नहीं जा सकते, ठीक है ना, वो आरक्षित में आते हैं। अनारक्षित में तो वो बदल भी जा सकते हैं या उन्हें बदला भी जा सकता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो इस तरह से चुनाव चिन्ह जो प्रदान किए जाते हैं, आरक्षित हो या अनारक्षित हो, प्रत्येक चुनाव चिन्ह को प्रदान करने का कार्य जो है वह निर्वाचन आयोग का है। तो राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है ना। पांचवा कार्य देखते हैं, निर्वाचन का संचालन करना, है ना। तो निर्वाचन का जो संचालन होता है, तो निर्वाचन का संचालन जो है यह निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही कराया जाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि संसद का चुनाव हो या राज्य विधानमंडल का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, है ना, तो प्रत्येक चुनाव का जो संचालन होता है मुख्य रूप से यह है निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। तो चुनाव का संचालन कराना यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें साथ साथ देखेंगे तो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पृथक मतदान केंद्र की स्थापना करने का भी कार्य जो है इसमें आता है। और भी कार्य इसमें आते हैं, जैसे चुनाव अधिकारी या समाज विरोधी तत्वों की निगरानी करने का भी कार्य जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जाता है ना। और चुनाव में उम्मीदवार तथा उसके अभिकर्ता को मतपेटियों पर मोहर लगाने के आज्ञा प्रदान करना भी वो निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतदान की गोपनीयता के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में समस्त मतपत्रों का मिलान करना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो संचालन की समस्त जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की है। छठवां कार्य है चुनाव रद्द करना। तो चुनाव यदि कहीं शिकायत मिलती है, ठीक है ना, या बूथ पे किसी प्रकार की असुविधा हो या किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो गई हो, है ना, तो या कुछ राजनीतिक दल आपस में लड़ भी जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है मतदान केंद्र पर, तो चुनाव रद्द भी कराने का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग का है। चुनाव रद्द भी करा सकता है। उपचुनाव कराने की भी जिम्मेदारी है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि सीटें खाली हो जाती हैं, रिक्त हो जाती हैं, तो उपचुनाव भी होते हैं, ठीक है ना। तो उपचुनाव भी कराने का कार्य जो है निर्वाचन आयोग का है। आठवां है उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, ठीक है ना। तो उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का कार्य भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो इसमें उम्मीदवारों का जो अयोग्य ठहराने का कार्य, मान लीजिए किसी प्रकार का शिकायत है उम्मीदवार का अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत है ना, या कुछ इस तरह की बातें हैं कि उम्मीदवार अयोग्य है, तो उसको अयोग्य ठहराने का कार्य जो है यह निर्वाचन आयोग का है। नवा कार्य है राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देने का कार्य भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न के संबंध में राज्यपाल को सलाह दे सकता है। यदि किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा दिया गया है तो वह राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है, यानी कि ये संसद के संबंध में कह रहा है और राज्य विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल को कह रहा है, तो ये निर्वाचन आयोग जो है सलाह दे सकता है। 10वां है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। जैसा कि चुनाव आचार संहिता तैयार होती है और विभिन्न प्रकार के जो मानदंड बताए जाते हैं और कुछ इस तरह से आपके लिए
एक नियम बनाए जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सभी बातें जो है ये राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार की जाती है। 11वां कार्य है आकाशवाणी से चुनाव प्रचार करने की अनुमति प्रदान करना। तो यदि कोई राज्य स्तरीय दल हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, उन उम्मीदवारों के लिए या उस राजनीतिक दल के लिए यदि आप आकाशवाणी पर, ठीक है ना, तो टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से यदि आप चुनाव प्रचार अपना कराना चाहते हैं तो उसके लिए निर्वाचन आयोग जो है अनुमति देता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रचार प्रसार आकाशवाणियों पे होते रहते हैं, तो निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही होते हैं। 12वां है चुनाव में हुए व्यय को निश्चित करना। तो चुनाव में आपको कितना व्यय करना है, कितना नहीं करना है, ये सभी जो मानदंड जो हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चुनाव में हुए व्यय को निश्चित करने का कार्य जो है चुनाव आयोग का है कि चुनाव में आप कितना व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। 13वां कार्य है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ठीक है ना। तो मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण का तात्पर्य कि मतदाता भयभीत ना हो, ठीक है ना, निर्भीक होकर के मतदान करे। और कुछ जन जागरूकता जैसे नुक्कड़ सभा भी कराता है निर्वाचन आयोग, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को प्रशिक्षण दिए जाते हैं और भयमुक्त चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की है। तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण जो है मतदाताओं को दिए जाते हैं कि आप जो है निर्भीक होकर के मतदान करिए। 14वां जो चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव याचिका के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य। यदि किसी राजनीतिक दल के खिलाफ, ठीक है ना, यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कंप्लेन है, तो चुनाव याचिका के संबंध में सरकार को चुनाव आयोग परामर्श दे सकता है। अयोग्यता का संबंध हो, चुनाव रद्द करने का कराने की बात हो, ये सभी जो बातें हैं यह क्या है कि चुनाव याचिका के संबंध में ही आता है, जो सरकार को परामर्श चुनाव आयोग देता है। विभिन्न प्रकार के जो अयोग्यता के संबंध में हो या चुनाव रद्द कराने के संबंध में हो, विभिन्न प्रकार की बातें जो हैं कभी कभी यह सुप्रीम कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी चली जाती हैं। तो उसका अंतिम निस्तारण जो है चुनाव आयोग ही करता है। तो इस तरह से सभी ये कार्य रहे हैं निर्वाचन आयोग के। जैसा कि मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।